नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वत्स आप सबका प्रभामा ओकल्ट एंड रिसर्च कम्युनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे मौका दिया है कि ये न्यूमरोलॉजी की जो समझ, जो ज्ञान मैंने पिछले 5 साल में अर्जित किया है, वो मैं आपके साथ साझा करूं। और यह मौका लेकर के मैं बहुत ही खुश हूं। और दोस्तों, मैं आपके साथ में मैंने जो अभी तक न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में जो रिसर्च की है, जो मैंने अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपके साथ मैं 99% साझा करूंगा। और पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो मुझे न्यूमरोलॉजी सिखाने का जो मौका दिया है, मैं आपको न्यूमरोलॉजी अच्छे से सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूमरोलॉजी का जो हमारा वेबिनार शुरू हो रहा है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले नंबर्स के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि आगे की जो फाउंडेशन है, आगे का जो हम एडवांस कोर्स करने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, कैसे न्यूमरोलॉजी का जो है डेवलपमेंट हुआ, कैसे नंबर्स को हमने खोजा, और नंबर हमें कहाँ कहाँ इफेक्ट करते हैं, कैसे कैसे हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर करते हैं, उस बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वेबिनार में आने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। और जो जो मैं आपसे बातें पूछूं वो आप मेरे को कमेंट में भी बताइएगा साथ में, ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ हाँ आपने ये वीडियो देखा है। मैं आपके कमेंट जरूर चेक करूंगा। और जो इस वीडियो को कंप्लीट देख करके आएगा उसके लिए मेरे पास में एक सरप्राइज रहेगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप इसको, अगर इसमें कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बातें जो है ना आपके दिमाग में वैसे ही विजुअलाइजेशन के थ्रू स्टिक हो जाएंगी। तो नोट्स मत बनाइए, सिर्फ आपको इसको रैंडमली एक बार देख लेना है। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हमारा ये फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका प्रभामा ओकल्ट एंड रिसर्च कम्युनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबको मैं न्यूमरोलॉजी सिखा पाऊंगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी को समझेंगे कि देखिए, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में कुछ फंडामेंटल बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि भाई ये सब्जेक्ट किस बारे में है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, वाई न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी नंबर्स कहाँ से शुरू हुए, किसने नंबर्स के बारे में हमें बताया, किसने खोज की, क्यों खोज की है ना जी। तो सबसे पहले हम व्हाट इज न्यूमरोलॉजी के, है क्या न्यूमरोलॉजी, क्यों शुरुआत हुई न्यूमरोलॉजी की, वाई न्यूमरोलॉजी, वाई न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी, वाई न्यूमरोलॉजी कि न्यूमरोलॉजी का जो है हमें जरूरत क्यों पड़ी, हाउ न्यूमरोलॉजी कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, वेयर इट स्टार्ट ये कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, ये कुछ फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए। जब भी हम न्यूमरोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, तो ये 5 सवालों के जवाब हमें आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तभी हम आगे की बात को समझ सकते हैं, या हमारे उसका फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो पहले आज इस क्लास में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेंगे। ठीक है जी, तो हम चलिए शुरू करते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे आगे काम करती है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी है क्या। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, जैसे दूसरी साइंस है वैसे ही न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, जो नंबर्स के साथ में डील करती है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमरो प्लस लॉजी। नंबर, न्यूमरो का मतलब है अंक, लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। तो जहां पर अंकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये साइंस कैसे है कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि न्यूमरोलॉजी भी नाम की कोई साइंस होती है। तो देखिए दोस्तों, साइंस क्या होती है? साइंस, हर सब्जेक्ट वो साइंस है जो हमें दो बातों के बारे में बताता है। जर्नल साइंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है। पहला, कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट हो रहा है,
जो भी घटना घट रही है उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और उसके रीजन के साथ साथ हमें वो ये भी बताए कि इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। ऑल्सो टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल। ये दो बातें जो भी सब्जेक्ट पूर्ण करता है उसको हम साइंस कहते हैं। सेम एज इट इज न्यूमरोलॉजी भी हमें इन दो बातों के बारे में बताती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, 100 रुपए की मेहनत करेंगे लेकिन 10 रुपया मिलेगा बदले में। एक दूसरा आदमी है जो 10 रुपए की मेहनत करता है, बदले में 100 रुपया मिलता है। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, और उसके पीछे सिद्धांत क्या काम कर रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। ये न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि आपके साथ पर्टिकुलर इवेंट क्यों हो रहा है, ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो वो सारा हमें न्यूमरोलॉजी हमें बताती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद नंबर, जो नंबर्स के साथ में डील करती है। एंड सेकंड वर्क क्या करती है, डिकोड्स द नंबर। पहला काम करती है इट डील्स विद नंबर, सेकंड वर्क है इसका ये हमें नंबर्स को डिकोड करके देती है, डिकोडिंग करती है कि नंबर्स हमें क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबर हमें स्ट्रगल दे रहा है, कौन सा नंबर हमारे को सफलता दे रहा है। ये नंबर को डिकोड करती है किसके लिए, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारी आवश्यकता अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू अवर चैलेंजेस, हमारी जैसी जैसी चुनौतियां हैं, जैसे जैसे हमारे आवश्यकताएं हैं, वैसे हमें न्यूमरोलॉजी नंबर्स को डिकोड करके देती है। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी आपको समझ आया। न्यूमरोलॉजी इज अ ऑर्डिनरी साइंस दैट डील्स विद नंबर एंड डिकोड्स द नंबर, जो नंबर को डिकोड करती है अकॉर्डिंग टू, हमारे अनुसार, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स एंड अवर चैलेंजेस। तो आई थिंक आपको क्लियर है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड चैलेंजेस ये हमें नंबर्स को डिकोड करके देती है। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, आई थिंक आप सबको क्लियर है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए जी हाँ जी बिल्कुल सर आपने सही कहा कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। और आप मेरे को जरूर बताइएगा कि पहले आपको, इससे पहले आपने कभी सोचा था कि न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, साइंस है तो क्यों है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये हमें समझ में आ गया जी कि जी न्यूमरोलॉजी क्या है। अब दूसरा सवाल आता है कि ठीक है जी न्यूमरोलॉजी क्या है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन ये नंबर का जो खेल है ये शुरू कब से हुआ और क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये सवालों के जवाब हम ले लेते हैं। तो हाउ न्यूमरोलॉजी आइडिया एमर्ज्ड इन पास्ट, न्यूमरोलॉजी का जो आइडिया है वो पास्ट में, क्योंकि सारी चीजें हमारे वर्तमान से नहीं हुई, वर्तमान से पहले उसका एक भूतकाल रहा, एक इतिहास रहा है। तो ये न्यूमरोलॉजी का जो आइडिया है ये हमारे भूतकाल में कैसे हमारे पास्ट में एमर्ज होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये कब से शुरू हुआ, और ये भी पता लग जाएगा क्यों शुरू हुआ, और ये भी पता लग जाएगा कहाँ से शुरू हुआ। इन तीनों सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हाउ, कैसे न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान का आइडिया एमर्ज होता है हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे मानव इतिहास की, तो हमारे मानव इतिहास में हमारी जो सबसे बड़ी जो डिस्कवरी रही, आपको क्या लगता है कौन सी डिस्कवरी थी जिसके बाद हमारे जीवन का जो एक तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी ही बदल गई। तो देखिए, हमने जब तक एग्रीकल्चर करना हमें नहीं आता था तो हमारे जीवन में आप देखेंगे मेनली हम आदि मानव के रूप में रहते थे और जंगल में भटकते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ खाना मिल गया जी, इस पेड़ पे फल खत्म हुए तो दूसरी जगह चले गए, वहां खत्म हुए तो तीसरी जगह चले गए। तो हम ऐसे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, हमारे पास में सेटलमेंट नहीं थी, स्थायित्व नहीं था हमारे जीवन में। और आपको ही पता है कि जब तक हमारा पेट नहीं भरा हुआ है तब तक हम और कोई किसी काम के बारे में विचार ही नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को हमारी मानव सभ्यता का सबसे बड़ी खोज बोली जाती है, क्योंकि जैसे ही हमें एग्रीकल्चर करने का पता लगा तो हमारी लाइफ में एक वो बड़ा बदलाव आया जो अभी तक नहीं आया था। वो थी एक परमानेंट सेटलमेंट। अभी तक क्या था कि हम एक भूमि के टुकड़े पर नहीं रह रहे थे, हमारा कोई घर नहीं था, जहां भोजन मिल जाए वही हमारा घर था, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट ही हमारी भोजन है।
तो अब हमें भोजन मिल चुका है। तो भोजन मिल चुका है तो क्या हो गया जी, अब हम एक जमीन के टुकड़े पर खेती कर रहे हैं और उसके आसपास ही बसावट है। और एक आदमी, अभी तक तो कहता ना कि सबको अपने अपने भोजन का बंदोबस्त करना है जी, आप अपना कीजिए मैं अपना करूंगा। लेकिन अभी खेती करने से क्या हो गया जी, एक आदमी 20 लोगों के लिए भोजन का बंदोबस्त कर सकता है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए खेती करके वो 20 लोगों के लिए बंदोबस्त कर सकता है। अगर 20 लोगों के लिए कर सकता है तो अब ये जो 19 लोग बच गए हैं, ये क्या करेंगे जी, ये 19 लोग क्या करेंगे, है जी, ये 19 लोग क्या करेंगे, ये फ्री हो गए हैं, अब खाली हो गए हैं। तो जब हम खाली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं जनरली, आप लोग कहेंगे जी फोन चलाते हैं। फोन तो इनके पास में कहाँ था, बेचारों के पास में फोन नहीं होता था इनके पास में। वैसे जर्नली जब हम फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, हमें और अगर भोजन की हमें चिंता नहीं है, भोजन की हमें चिंता नहीं है, तो जर्नली हम क्या करेंगे, या तो एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, या हम विचार करते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू करते हैं। अभी तक तो इन्होंने अपने आसपास की चीजों को देखा ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं था। लेकिन अब इनके पास में समय है और फ्री समय है, खाली समय है, तो इन्होंने अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, सवाल उठाने शुरू किए, जानना शुरू किया। अभी तक तो जानते ही नहीं थे ये, क्योंकि जानने के लिए समय ही नहीं था, अपने बारे में सोचने के लिए, पड़ोसी के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं था। और ये एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते थे, क्योंकि सबको अपने अपने भोजन की तलाश करनी है जी। लेकिन अब ये एक जगह समूह में रह रहे हैं, परिवार का विकास हुआ, समाज का विकास हो रहा है। तो इन्होंने अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और जब इन्होंने एक दूसरे के साथ बैठना शुरू किया, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो क्या होता है कि हम सब एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं जी, ये ऐसा क्यों है, ये पानी गीला क्यों है, पानी हमें पीना क्यों जरूरी है, आग हाथ क्यों जलाती है, या बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, और फिर हम मर कैसे जा रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाब, क्योंकि जब जब आदमी अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करेगा तो सारे सवाल उठाएगा। तो इन्होंने भी जब ये एक दूसरे के साथ बैठे, जब इन्होंने एक दूसरे के साथ बैठना शुरू किया, तो इन्होंने सवाल पूछने शुरू किए कि जी ये ऐसे क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम पैदा क्यों हो रहे हैं, हम मर क्यों जा रहे हैं, है ना जी। तो इन्होंने एक दूसरे से सवाल पूछना शुरू किया। अब आपने देखा है कि सवाल भी हम ही करते हैं, और उस सवाल का जवाब हमारी अंतरात्मा में छुपा होता है, वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, समझते हैं, और उसका जवाब भी हम ही ढूंढ करके लेके आते हैं। तो यहाँ से एक चीज की शुरुआत हुई कि कुछ लोग सवाल पूछने वाले हुए और कुछ लोग उनका जवाब देने वाले हुए। तो जवाब जो देगा वो कैसे देगा, कि वो जिस चीज को देखेगा, जिसको वो दर्शन करेगा, उसी की वो व्याख्या करेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो सवाल पूछे गए कि जी मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ के ऊपर किसका कंट्रोल है, कहाँ से कंट्रोल हो रही है मेरा जीवन, तो उसके लिए 3 तरह की मानसिकताएं यहाँ पर उभर के आती हैं। 3 तरह के लोग आते हैं, जिसमें सबसे पहले इसको हम बोलते हैं नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान। नास्तिक, नास्तिक इनका कहना था कि जी अगर आप अपने जीवन के सारे गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, और जितने भी आपके फंडामेंटल सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए हैं, तो आपको धरती की खोज करनी पड़ेगी। सारे सवालों के जवाब आपको धरती की खोज करने से मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने धरती की खोज करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा धरती पर चलिए और धरती की खोज शुरू कीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि भोजन हमें धरती से ही मिलता है, पानी भी धरती से ही मिलता है, सब कुछ धरती से ही आ रहा है, तो हमारा जीवन धरती के ही कंट्रोल में है, तो हमें धरती पर ही चलना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देती है, हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, जो हम इन आंखों से देख सकते हैं हमारे लिए तो वही है, जो हम नहीं देख सकते वो हमारे लिए नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि हमें बनाने वाला कोई नहीं है, हम खुद इवोल्व हुए हैं, बंदर से आदमी के रूप में आए हैं। तो ना इनका कोई बनाने वाला, यानी कि अपने ऊपर किसी का स्वामित्व नहीं है, हमारे ऊपर किसी की मालकियत नहीं है, हम आजाद हैं, हमें कोई बनाने वाला नहीं है।
तो ये भगवान में, आत्मा में, परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। ये जानने में विश्वास करता है। जब तक चीज को देख नहीं लेगा तब तक उसको मानेगा नहीं। तो ये मानने में भरोसा करते हैं, सॉरी जानने में भरोसा करते हैं, जानने के बाद मानेगा, तब तक नहीं मानेगा। तो ये क्या करेगा जी? तर्क करेगा, तार्किक होगा, हमेशा सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है, हमेशा सवाल करेगा। आज इस भाषा में हम इनको नास्तिक बोलते हैं। एथिस्ट जो हमारी प्रवृत्ति है, जो भगवान में नहीं मानते हैं, उनको हम नास्तिक बोलते हैं। जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो धरती की खोज करते हैं, धरती के अंदर से अलग अलग खनिजों को, टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है जो बाह्य आवरण पर काम करते हैं, जो बाह्य दुनिया में काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं, जो विज्ञान को विकसित करते हैं, उनको हम नास्तिक प्रवृत्ति का कहते हैं। ठीक है जी। तो ये पहली दर्शन हुआ कि इन्होंने देखा ऐसे और इन्होंने बताया लोगों को कि इस तरीके से हम अपने बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये पहला आया। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा जो मत है, ये हो गया जी पहला मत। इन्होंने सवाल का जवाब देने की कोशिश की है और ये भी सही है, हम इनको गलत नहीं कह सकते। दूसरा जो मत है उसको हम बोलते हैं आस्तिक, थीस्ट। इन्होंने कहा कि जी अगर आप पूर्ण रूप से अपने बारे में जानना चाहते हो तो सिर्फ धरती की खोज करने से काम नहीं चलेगा, आपको आसमान की खोज करनी पड़ेगी। बिना आसमान की खोज किए आप अपने बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूल है वो सूर्य है। और सूर्य कहाँ है? ऊपर है। आपका मानते हैं कि पानी नीचे से आता है, लेकिन वर्षा ऊपर से ही होती है। कौन करता है वर्षा? हवा ऊपर से चलती है, हवा धरती से नहीं आती है। तो और हम देख पाते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो देख रहे हैं वही सही है, जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी तो हो सकता है। जो अभी हम नहीं देख पा रहे लेकिन वो है, उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि जो अभी अप्रत्यक्ष है उसको भी मानना पड़ेगा। तो इन्होंने अप्रत्यक्ष को भी प्रमाण के रूप में माना कि चलिए अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे भविष्य में या ऐसी कोई क्रियाएं करके हम उसको देख सकते हैं। जैसे दूध के अंदर दही भी होता है और घी भी होता है, लेकिन हमें वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम दूध के साथ क्रिया करते हैं, उसको मथते हैं, तो हमें दही भी दिखाई देता है और घी भी दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक साथ में क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म करनी पड़ेगी, तो हम अप्रत्यक्ष को भी देख पाएंगे जो अभी हमें इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा जी आसमान की खोज करो, अप्रत्यक्ष को भी मानो। और इन्होंने कहा कि आपके बड़े बुजुर्ग, आपके जो ज्ञानी लोग हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको मान लेना चाहिए। इन्होंने मानने के ऊपर ना कि जानने के ऊपर किया। इन्होंने कहा कि इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा सूर्य है, इतनी बड़ी प्रकृति है, इसको हम जान नहीं पाएंगे, पूरा जन्म भी अगर लगा लेंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम उसकी प्रेजेंस को मान लें। तो इन्होंने भगवान में, इन्होंने कहा कि हमें कोई ना कोई बनाने वाला तो है। आत्मा में, परमात्मा में इन्होंने विश्वास किया और ये मानने में भरोसा करते हैं, ये चीज को मान लेते हैं, मान करके चलते हैं कि भगवान है। भगवान को देखा तो नहीं हमने, लेकिन भगवान तो है, तो हम भगवान में मानते हैं। ये श्रद्धा करना जानते हैं, झुकना जानते हैं। तो अब आस्तिक से आपको समझ में आ गया होगा कि अब यही नंबर्स की खोज करेंगे, इन्हीं को नंबर्स की जरूरत है। बाकी तो नास्तिक को नंबर्स की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसको आसमान की खोज नहीं करनी है। तो यहां से हमारे नंबर्स की जो खोज है वो शुरू होती है। और ये खोज आपको ये समझ आ गया किसने की? हु इज द फाउंडर ऑफ नंबर? वो है आस्तिक, जो भगवान में भरोसा रखते हैं, थीस्ट। इन्होंने नंबर्स की खोज करना शुरू किया क्योंकि इनको आसमान की खोज करनी थी। अब आसमान की अगर खोज करनी है तो आसमान को जानने के लिए हमें, और आसमान में भी जानने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज है, सूर्य। हमें सिर्फ सूर्य की खोज करनी है, क्योंकि एक अर्थ में आप देखें तो सूर्य ही हमारे महापिता हैं। सबका जन्म सूर्य से ही हुआ है, सूर्य से ही हम चलित हैं। सूरज जब सुबह हमें दर्शन देते हैं तभी हम और सब चीजों को देख पाते हैं, दृष्टि के कारक हैं।
दृष्टि हमें सूर्य से ही मिलती है। बिना सूर्य के तो हम देख भी नहीं पाएंगे, हमारा जीवन ही शुरू नहीं होगा। तो हमें अगर अपने जीवन को समझना है कि कहाँ कंट्रोल है, तो हमें सूरज को जानना पड़ेगा। और सूरज को जानने का मतलब ही है आसमान की खोज। आपने अगर सूर्य को जान लिया तो आप अपने जीवन को जान जाएंगे, क्योंकि सूरज से ही हमारा जीवन प्रभावित होता है, सूरज ही हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। सूरज की किरणें ही जब पृथ्वी पर आती हैं तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। और हमारा भोजन क्या है जी? पौधे। पौधों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य ही हमें प्रभावित करता है। तो अगर हम अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें सूर्य को समझना पड़ेगा और हमें सूरज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो इन्होंने सूरज की खोज शुरू की, आस्तिक प्रवृत्ति के लोगों ने। लेकिन अब एक मुद्दा यह था कि सूरज को खोजने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत थी। भाई कुछ ऐसे यंत्र तो हों जिससे कि हम सूरज की खोजबीन को आगे बढ़ा पाएं। तो हमने आस्तिक प्रवृत्ति के लोगों ने क्या किया जी? इन्होंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू किया और इन्होंने पाया कि हमारी लाइफ, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी हमारे पास शरीर है, ये हमारी एग्जिस्टेंस में जिंदा हूं, नहीं। हमारी जो लाइफ है वो लेवल्स में है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में एक शरीर है, हमारी बॉडी है। ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है कि अगर हमारा शरीर जिंदा है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, नहीं तो हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, इस शरीर के साथ हम एक परिवार का हिस्सा हैं, फैमिली। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो भी आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में है, क्योंकि हर इंसान की एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि मैं कहीं से बिलोंग कर रहा हूं इसीलिए मैं जिंदा हूं, मैं इस शरीर से बिलोंग कर रहा हूं इसलिए मैं जिंदा हूं, मैं मेरे परिवार से बिलोंग कर रहा हूं इसलिए मैं जिंदा हूं। तीसरा, हमारा परिवार कैसे जिंदा है कि वो एक समाज से बिलोंग करता है। जैसे मैं हिंदू समाज से बिलोंग करता हूं, तो अगर मेरे को बोल दिया जाए कि जी आज से विकास जी आप हिंदू नहीं हैं, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाएगी, मेरी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। अगर हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, तो मेरी एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो हमारी जो लाइफ है वो यहाँ भी कनेक्ट करती है। इसके बाद सोसाइटी के बाद हम एक देश का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी, हम देश के अंदर हैं। तो मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे भारत देश से भी बिलोंग करती है। अगर मेरा देश खतरे में है, मेरे देश के ऊपर कोई खतरा है, तो मेरी एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाएगी, मेरी बिलोंगिंगनेस भी खतरे में आ जाएगी। तो और देश के बाद हमारी जो बिलोंगिंगनेस है वो हमारे प्लेनेट के साथ में है। प्लेनेट के बाद हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे सोलर सिस्टम के साथ में है। तो ये 6 लेवल हैं हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस के, बिलोंगिंगनेस। इसके आगे और भी लेवल्स हैं, लेकिन हम इनको ही एक बार अभी समझ लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमने कैसे नंबर्स को ऑब्जर्व किया। अब देखिए, हमें किसके बारे में जानना है? सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानने का मतलब है हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, और अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पहली कड़ी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, जो पहली जरूरत है, और वो संख्या में एक ही होगी, दो नहीं हो सकती, मल्टीपल नहीं हो सकती, सिंगल एंटिटी में होंगी, और वो हर लेवल पर सिंगल में होगी, और हर लेवल पर वो पहली जरूरत होगी, फर्स्ट नेसेसिटी होगी हमारे लिए। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा, देखिए बॉडी तो पहले से ही एक है, लेकिन बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा है जो एक ही है, एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। आप मेरे को कमेंट में बताइए हमारे बॉडी के अंदर एक क्या है, हमारे फैमिली के अंदर एक क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक क्या है, जो पहली जरूरत है और एक ही है, अनेक नहीं है, मल्टीपल नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसा क्या है, एक, जो हमारे देश के लिए सबसे पहली जरूरत है। उसके बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, देश की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, कोई देश ही नहीं बन सकता। ऐसा सोसाइटी के अंदर क्या है जिसके बिना सोसाइटी की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, समाज बन ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। ऐसी पहली एक चीज क्या है जो प्लेनेट के लिए जरूरी है, सोलर सिस्टम के लिए जरूरी है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि हमारे लिए कौन सी जरूरत है।
फटाफट कमेंट कीजिए, आप मेरे को बताइए कि इन सब लेवल पे आपको लगता है कि एक ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप मेरे साथ रीजनिंग करेंगे ना तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैं आपको समझा रहा हूं न्यूमरोलॉजी के बारे में, ऐसा आपको मेरा और भी कोई साथी जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं वो इस तरह से नहीं समझाते हैं। वो बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि जी नंबर्स हैं, नंबर्स ऐसे काम करते हैं, नंबर ऐसा है जी, एक नंबर राजा है। क्यों है जी राजा? एक नंबर के अंदर लीडरशिप है। क्यों है जी लीडरशिप? जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी? क्योंकि हमारे अंदर दोनों प्रवृत्ति है, नास्तिक भी हैं हम और आस्तिक भी हैं। बहुत सारी चीजों को तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को नहीं मानते, हम उसके पीछे रीजनिंग करते हैं, सवाल करते हैं, लॉजिक प्रैक्टिकली हमें चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे जरूरी जो है वो है हमारी आत्मा, जो कि हमारे पास में एक ही है, दो नहीं है। हमारे परिवार के अंदर सबसे पहले जरूरी है हमारे फादर, जो कि एक ही है। एक बीज से एक ही बच्चा पैदा होता है, जनक एक ही होता है, पिता एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। पिता एक ही होगा और सबसे पहले जरूरी है पिता। हमारी लाइफ को अगर लेकर के आना है तो पिता एक ही होगा। सोसाइटी को सबसे पहले जरूरी है, सोसाइटी के अंदर उसका राजा, उसका सॉरी उसका सरदार, उसका सरदार जरूरी है, जो समाज को गाइड करेगा, आगे बढ़ाएगा। देश के लिए जरूरी है राजा, जो इन सभी सोसाइटीज को कंट्रोल करेगा, जो सबको लीड करेगा, पूरे देश को लीड। सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटी मिल करके एक देश बनाती हैं, बहुत सारे परिवार मिलकर के एक समाज बनाते हैं, और बहुत सारे शरीर मिलकर के एक परिवार बनाते हैं, है ना जी। बहुत सारे शरीर होंगे तो एक परिवार बनेगा, बहुत सारे परिवार होंगे तो एक समाज बनेगा, बहुत सारे समाज होंगे तो एक देश बनेगा, और बहुत सारे देश मिलकर के इस प्लेनेट पर रहते हैं। और हमारे प्लेनेट के लिए क्या जरूरी है? हमारा प्लेनेट वैसे तो हमारे पास एक ही है, और हमारे प्लेनेट के लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी जरूरत है कि उसके पास में एक स्टार होना चाहिए, एक तारा होना चाहिए उसके सबसे नजदीक, जो उसको एनर्जी दे, फायर चाहिए उसको। हमारे प्लेनेट के लिए सबसे जरूरी क्या है जी? सोर्स ऑफ एनर्जी, जो उसको फायर दे। वो हमारे पास में कितने हैं? हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य। और हमारे सोलर सिस्टम के लिए भी कौन जरूरी है? हमारे सोलर सिस्टम के लिए जरूरी है हमारे सबसे नजदीक का तारा, यानी कि सूर्य, जो कि कितने हैं? एक ही हैं, दो नहीं हैं। अगर दो हो जाएंगे तो हमारा लाइफ नहीं चलेगा। कोई भी, अगर आपके जीवन में अगर दो सोल हो जाएं, आपके शरीर के अंदर दूसरी सोल आकर के रहने लग जाए, जैसे कि प्रेत आ जाते हैं या दूसरी आत्माएं, जो विशुद्ध आत्माएं हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो हमारा लाइफ नहीं चल पाता है। वैसे ही दो पिता होंगे तो नहीं चल पाएगा, हो ही नहीं सकते दो पिता। दो अगर एक समाज के अंदर दो सरदार हो जाएं तो नहीं चल पाएगा वो समाज। दो राजाएं हो जाएं एक देश के अंदर, दो राजा भी एक देश को नहीं चला पाएंगे। दो सूर्य हो जाएंगे तो भी हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वन नंबर, इसीलिए वन नंबर है क्योंकि वो पहली जरूरत है हमारी, हर लेवल पर पहली जरूरत है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरी इस बात से कनेक्ट कर पाए साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली और सिंपली, तो आप मेरे को कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। यस सर, वी आर विद यू। आप मेरे साथ चल रहे हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है जी। और देखिए, ये नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है, हम उसके ऊपर बिल्डिंग उतने ही अच्छे से बना पाते हैं। नहीं तो फिर बिल्डिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी और उसको हम अच्छे से नहीं लेकर के चल पाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें इनका रोल्स हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर रोल कैसा होता है। तो ये हमने समझा अभी तक, कैसे हमने चीजों को ऑब्जर्व किया। अब आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि सन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल को, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एंड हमारी बॉडी को लीड करता है।
लीडिंग में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को लीड करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को लीड करने में हेल्प करता है। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज फादर, पिता के रूप में, जो हमें गाइड करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड्स फॉर द लीडर्स, पाइनोर्स एंड टेकिंग चार्ज, जो चार्ज लेते हैं। कंट्री के अंदर दे रिप्रेजेंट किंग एंड प्रेसिडेंट। और सोलर सिस्टम के अंदर दे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो ये हो गया नंबर 1। अब आता है नंबर 2। नंबर 2, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हमारे शरीर के लिए जरूरी क्या है जी? बॉडी के लेवल पर अगर आप देखेंगे, आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं जो आसानी से आपको याद रह जाएगा कि बॉडी के बाद, सोल के बाद हमें क्या चाहिए? बॉडी के लिए वाटर एलिमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, यहाँ पर हमें बॉडी के लेवल पर, और हमारा शरीर जो है वो 65 to 70% पानी से ही मिलकर के बना हुआ है। सबसे दूसरी जो जरूरत है हमारे लिए वो है पानी। पानी की हमें जरूरत है, वाटर एलिमेंट बॉडी के अंदर। और हमें इमोशंस, हमारा माइंड, ये भी सेकंड नंबर पर हमारे लिए जरूरी है। फैमिली के अंदर पिता के बाद माता की जरूरत होती है, जो हमारा पालन पोषण करेगी, जो हमारी परवरिश करती है। और पिता के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है हमारे व्यक्तित्व पर, वो हमारी माता का होता है, मदर का होता है, जो हमारी देखभाल करती है, केयर करती है, नर्चरिंग करती है। पिता के बाद, बीज के बाद हमें उस बीज का पोषण करने वाला चाहिए, तो वो हमारे लिए फैमिली के अंदर मदर है। और मदर दो हो सकती हैं, एक जन्म देने वाली, एक पालन पोषण करने वाली। जनरली आप देखते हैं कि हमारी परवरिश, माता हमें जन्म दे देती है लेकिन वो अपने घर के कार्य में व्यस्त रहती है, तो दादी जो होती हैं हमारी ग्रैंड मदर, वो हमारे ख्याल ज्यादा रखती हैं। ठीक है जी, तो फैमिली के अंदर ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2। फैमिली के बाद सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो लीडर के साथ में जो क्वीन है, जो रानी है, वो रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी और कंट्री के अंदर। जो हमारी रानी है, क्वीन है, क्योंकि राजा अकेले तो राज नहीं कर सकता ना, राजा को राज करने के लिए कुछ सपोर्टिंग तो चाहिए, राजा को सपोर्ट करने वाला, तो वो क्वीन के रूप में है। अब प्लेनेट के लिए वाटर की जरूरत है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 75% जो हमारा हिस्सा है, हमारा जो प्लेनेट है, उसके 75% हिस्से पर तो क्या है जी? पानी है। 70 से 75% हिस्से पर, मतलब 70 to 75% जो हमारे पृथ्वी है उसके ऊपर पानी है। वैसे तो महासागर, मेन पार्ट महासागर में है, फिर हमारा पास में ग्राउंड वाटर भी है, तो पानी तो वैसे हर जगह है, लेकिन फिर भी 70 to 75% पानी से भरा हुआ है हमारा प्लेनेट। कुछ जगह बर्फ से ढकी हुई है, तो वो भी पानी का हिस्सा है। ठीक है जी, तो इसके बाद सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पृथ्वी पर, हमारे ऊपर सूर्य का पड़ता है, इसलिए हमने उसको पहले नंबर पर रखा। अब दूसरे नंबर पर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है। चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक होता है, इसीलिए चंद्रमा का सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए हमने उसको नंबर 2 पे भी रखा है, क्योंकि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा दूसरा
स्रोत है हमारे लिए एनर्जी का। जब दिन में सूर्य हमें तपाते हैं अपनी गर्मी से, तो रात को जब चंद्रमा आते हैं तो वो हमें शीतलता प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं, जिससे हम हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। जबकि उनके पास जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी लेकर के हमें दे रहे हैं? वो सूरज की ही एनर्जी लेकर के हमें दे रहे हैं। जब आप अपने माताजी से कुछ मांगते हैं तो माताजी कहाँ से लेकर के आती है एनर्जी? पिताजी की जेब से। वैसे ही चंद्रमा हमें सूरज से लेकर के एनर्जी हमें देता है, हमारे पिता से एनर्जी लेकर के हमें प्रदान करता है। और हमारे यूनिवर्स में जितना भी वाटर है कि कहाँ पानी कितना होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, वो सब भी चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। और चंद्रमा हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा होती है तो उस टाइम पर ज्यादा लोग पागल खानों में भर्ती होते हैं। जब अमावस्या होती है तो ज्यादा लोग पागल खानों से रिहा होते हैं, ठीक होकर के बाहर निकलते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारा माइंड के अंदर बहुत सारे भावनाएं, बहुत सारे इमोशन फ्लक्चुएट करते हैं, चंचल रहता है उस दिन स्वभाव। और अमावस्या के दिन आदमी शांत रहता है, क्योंकि पानी की मूवमेंट है। हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम पानी है और पानी का खिंचाव रहता है चंद्रमा की तरफ। आपने देखा ना, समुद्र के अंदर जितने भी ज्वार भाटा आते हैं वो सब चंद्रमा की वजह से ही आते हैं। तो ऐसे दोस्तों, हर एक नंबर हमारी लाइफ में ऐसे ही नहीं है, उसको हमने अपने आसपास की नेचर से ऑब्जर्व किया है और फिर हमने उसको नंबरिंग दी है उसके अकॉर्डिंग ही। ऐसे ही हम सभी नंबर्स को एनालिसिस करेंगे 1 to 1 हर एक नंबर को। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक दूसरा वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको नंबर 3 से लेकर के नंबर 9 तक की पूरी कहानी आपको समझाऊंगा। कहाँ कहाँ वो हमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कहाँ कहाँ वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे हमने नंबर्स को ऑब्जर्व किया, वो पूरी कहानी डिटेल में हम आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा। उसको भी आपको वेबिनार में आने से पहले जरूर देखना है। इस वीडियो को भी आपको वेबिनार में आने से पहले जरूर से जरूर देखना है, ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और आगे जो मैं आपको समझाऊंगा उसके साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको नंबर्स की फंडामेंटल जानकारी नहीं होगी तो आप आगे न्यूमरोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम एडवांस कोर्स करने वाले हैं, सिर्फ वेबिनार नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको न्यूमरोलॉजी के जितने भी टाइप्स हैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ और बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं। यहाँ पर हम वैदिक ग्रिड को समझेंगे कि वैदिक ग्रिड को कैसे बनाया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, कैसे महादशा कैलकुलेट की जाती है, कैसे अंतरदशा कैलकुलेट की जाती है, कैसे पर्यंतर दशा कैलकुलेट की जाती है। फिर हम लोसो ग्रिड को समझेंगे कि लोसो ग्रिड को कैसे बनाया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, कैसे उससे प्रिडिक्शन की जाती है। इसके बाद हम आपके मोबाइल को डिकोड करेंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या कहता है आपके बारे में, उसको कैसे डिकोड किया जाता है। एक अच्छा मोबाइल कैसा होता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह का मोबाइल नंबर लेना चाहिए, किस तरह का आपका जो करंट मोबाइल नंबर है क्या वो सही है कि नहीं है, आप पता कर पाएंगे। इसके बाद हम आपके नेम को डिकोड करना सीखेंगे कि आपका नाम क्या आपकी वाइब्रेशन के साथ में अच्छा है, आपके नाम की वाइब्रेशन आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो हम सीखेंगे नेम न्यूमरोलॉजी में। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका कार नंबर, आपका बाइक नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका अकाउंट नंबर। इनको कैसे डिकोड किया जाता है, अगर ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो इनकी रेमेडीज क्या करनी चाहिए, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डिटेल का डिस्कशन तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा जब मैं आपको जो शुरुआत में 2-3 वीडियो जो भेजने वाला हूं उनको जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप वेबिनार का पूर्ण रूप से फायदा नहीं ले पाएंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी को अच्छे से सही ढंग से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोज जो मैं आपको भेज रहा हूं ये आप जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है जी। और मेरा ध्येय है कि मैं आपको जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, जो न्यूमरोलॉजी को जानना, सीखना, समझना चाहता है और न्यूमरोलॉजी का उपयोग करके अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना चाहता है, तो बदलाव लेकर के आना चाहते हैं तो बदलाव के लिए दोस्तों हमें एक्शन लेना पड़ता है, हमें कर्म करना पड़ता है।
और कर्म हमें इतना ही करना है कि आपको जैसे जैसे मैं गाइड करता चलूं, आप वैसे वैसे करते चलिए। आप पाएंगे कि आप न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए हैं और न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पा रहे हैं, और उससे आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, आप बदलाव भी महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो 3 दिन के लाइव न्यूमरोलॉजी वेबिनार में हम मिलते हैं, उससे पहले मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना पेशेंसली सुना, समझा। आप चाहें तो इस वीडियो को आप अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक किसी को भी नहीं ऐसा सिखाते हुए, समझाते हुए देखा है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों से सीखा, और जहां जहां मेरे को जो कमी लगी मैंने उसको पूर्ण करने की कोशिश की है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान आपकी सभी जायज जायज मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।